वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 2 का थर्ड लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 सीखेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 देखा है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस बताई है, कुछ क्वेश्चन है रिकॉल करने के लिए। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन आवर प्रीवियस क्लासेस, यानी कि जो पिछली बार कुछ हमारे टॉपिक्स हुए थे उनमें हमने अलग अलग लाइफ प्रोसेस देखी। दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हमारे पूरे बॉडी का कैसे कंट्रोल होता है। आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरा एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू रिमेन अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए। Beside this life process, one more life process occur in living organism. मगर ये सब होने के बावजूद एक लाइफ प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वो होती है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही जैसा किसी दूसरे ऑफस्प्रिंग को बनाना, प्रजनन करना। However, reproduction does not help the organism to remain alive. यानी कि जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे समझ में, बट हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, मगर जो उसकी स्पीशीज है, जो उसका वंश है, उसे आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जैसे कि प्लांट्स में देख लो, दूसरा प्लांट आता है, यहां पर कुछ लाइफ प्रोसेस दिए, एक सेल है, उसका डिवीजन हो रहा है, मुर्गी अंडे देती है, उस अंडे से मुर्गा मुर्गी बनते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी होता है, ह्यूमन बीइंग भी अपने जैसे ही दूसरे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और अपनी जो स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज, उसको बरकरार रखते हैं। तो आगे देख लो हमें क्या दिया है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण करना, ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि मुर्गे की ही स्पीशीज तैयार करेगी, ह्यूमन बीइंग को ही तैयार कर सकता है, लायन के स्पीशीज को ही तैयार कर सकता है, यानी कि सेम स्पीशीज के जीव को हमें फॉर्म करना है बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मगर जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि पहले रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, पहला जीव, वो क्या करता है? अपने जैसे ही स्पीशीज का दूसरा जीव तैयार करता है, इसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, जैसे कि हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, और यही एक रिप्रोडक्शन उनमें से एक कारण है जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हमें हुआ है। अब रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, मेनली 2 मेथड्स होते हैं। एक तो असेक्सुअल, जिसमें दो मेल एंड फीमेल पेरेंट की जरूरत नहीं होती, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता है और हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अलग कलर देता हूं, asexual reproduction. Okay. Process of formation of new organism by organism of same species without involvement of gametes. तो इसमें कौन सा शब्द हमें इंपॉर्टेंट है? तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की यहां पर जरूरत नहीं होती। ये आ गई समझ में? असेक्सुअल में इसका मतलब सेम स्पीशीज तो तैयार होगी, मगर उसमें गैमेट फॉर्मेशन, मेल फीमेल यूनियन एक साथ आना जरूरी नहीं होता। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन, यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ आने की जरूरत नहीं होती, ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, 2 डिफरेंट गैमेट्स एक साथ नहीं आते। द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी होना यानी कि क्या? जैसे उसका पेरेंट दिखेगा वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा भी दिखेगा। जैसे कि मान लो हम कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फ्लावर्स की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ फ्लावर्स में होता है, यानी कि क्या होता है? फ्लावर्स, उसका जो पेरेंट होता है उसके बराबर ठीक उसी के तरह
जीन्स होंगे, उसका जैसे कलर होगा उसका ही ऑफस्प्रिंग के फ्लावर का ही सेम कलर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, तो सेम दिखाई देते हैं। आगे समझ में, दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती। एंड इट अकर्स बाय मायोटिक सेल डिवीजन। और एक कौन सा होता है? मायोटिक सेल डिवीजन होता है। हमने माइटोसिस और मियोसिस जो पार्ट 2 में देखा है उसका हमें यहाँ पर संबंध है। Absence ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ए ड्रॉबैक। इसका अब ड्रॉबैक कौन सा है इस रिप्रोडक्शन का? तो absence ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। आ गए समझ में? उसके बाद whereas फास्ट प्रोसेस इज द एडवांस। मगर इसका एडवांटेज क्या है? फास्ट प्रोसेस। इसे इस रिप्रोडक्शन को लिए बहुत ही कम समय लगता है। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो तो कुछ घंटों में डबल ट्रिपल हो जाते हैं अपने कॉलोनी से। तो वही हमें देखना है अब कि अलग अलग कौन कौन से होते हैं। देख लो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर। पहले तो हम असेक्सुअल और यूनिसेल्युलर का देखेंगे। उसमें आती है फर्स्ट वन बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन यानी कि देख लो, बाय यानी कि दो, एक से दो होंगे, दो के चार होंगे, चार से आठ होंगे, ऐसे। हमें उसके लिए एक एक्टिविटी करनी होगी। टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो हमें थोड़ा सा गंदा जो पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, उस पॉन्ड का थोड़ा पानी लेना है। एड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट। और उसमें कुछ जो गेहूं होता है उसके दाने, एक्वेटिक प्लांट्स डालने। कीप इट फॉर 3 to 4 days so that wheat grains and plant will decompose। तो जिसकी वजह से क्या होगा, 3-4 दिन में हमने उसे वैसे ही रख देंगे तो जो प्लांट्स रहेंगे, जो व्हीट का ग्रेन है वो डिकम्पोज हो जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द 4th day टेक द ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट। फिर हमें क्या करना है, चौथा दिन जो जाएगा हमारा, तो ग्लास की स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे। देन उस कवर ग्लास की जो स्लाइड है उसके ऊपर एक कवर स्लाइड, यानी कि उस ड्रॉप को कवर करने वाली स्लाइड ग्लास की बनी होती है। जो नीचे होती है उसे ग्लास स्लाइड बोलते हैं, ऊपर जो रखेंगे उसे बोलते हैं कवर स्लिप, जिसके बीच ड्रॉप रहेगा। और उसे हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो हमें उसमें मेनी पैरामीशियम बहुत सारे पैरामीशियम देखेंगे। तो आगे देख लो, प्रोकार्योट्स में जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड यूकार्योटिक सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन। तो ये सारे दिख सकते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? सेल में के और जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब हमें दिखाई दे सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। पेरेंट क्या होता है? पेरेंट का डिवीजन होता है, डिवाइड होता है दो भागों में, और दो जो सिमिलर डॉटर सेल बनती है, जैसे कि हमें यहां पर दिखाई दे सकता है। ये देख लो, एक पेरेंट सेल है, वो बीच में से क्या हो जाएगा, यहां पर नॉच बन जाएगा। धीरे धीरे ये नॉच बढ़ता जाएगा, और नॉच जब टूटता है तो दो डॉटर सेल बनती है। तो एक पेरेंट से दो डॉटर सेल, यहां से दो, इस वाले से भी दो, ऐसे ये आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे समझ में, इस वाले से दो, इस वाले से दो, इसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसे बोलते हैं एक से दो हो जाना, यानी कि बाइनरी फ्यूजन हो जाना। तो जो पहला होता है उसे हम पेरेंट अमीबा नहीं तो पेरेंट सेल बोलते हैं, और उससे तैयार हुई जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसे बोलते हैं डॉटर अमीबा नहीं तो डॉटर सेल्स। इसमें भी वैसे ही देख लो, पैरामीशियम, बीच में से उसे नॉच आती है और दो डॉटर पैरामीशियम बनेगी। वापिस वो क्या बन जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब ए अडल्ट पैरामीशियम, ए भी अडल्ट पैरामीशियम। जब ए पेरेंट बन जाएंगे, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, इसके भी दो हिस्से बन जाएंगे। आगे अगले जो पैराग्राफ है वो देख लो। बाइनरी फ्यूजन अकर्स
आइदर बाय माइटोसिस और मियोसिस। बाइनरी फिजन क्या हो सकता है, एक तो माइटोसिस भी हो सकता है, नहीं तो अमाइटोसिस भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी बात। देन एक्सिस ऑफ फिजन और डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अलग अलग प्रोटिस्टा होते हैं, उसमें एक्सिस ऑफ फिजन यानी कि कहां से ओ दो हिस्सों में कट हो जाएंगे, ऐसे भी होता है। तो अमीबा डिवाइड्स इन प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा तो किसी भी प्लेन्स में यानी कि कौन से भी पार्ट में वो डिवाइड होता है, क्योंकि उसे स्पेसिफिक शेप ही नहीं होता। हेंस इट इज कॉल्ड ए सिंपल बाइनरी फिजन। अमीबा का कौन सा भी प्लेन होता है, किसी भी हिस्से से वो कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए अमीबा के डिवीजन को बोलेंगे हम सिंपल बाइनरी फिजन। मगर जब पैरामीशियम की बात आती है तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और यूग्लिना को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब ट्रांसफर और बाइनरी इसका मतलब बता देता हूं। जब कोई ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाता है, ये देख लो यहां से नॉच हुई है, तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि पैरामीशियम में होती है। अब बात करते हैं नीचे यूग्लिना की। तो यूग्लिना में देख लो क्या होता है। पहले पेरेंट कहां से वर्टिकली नॉच होते डिवाइड हो जाता है, ए से बड़ा हो गया। इसकी अगली स्टेज क्या है, यहां से उसको डिवीजन स्टार्ट होगी और आखिर में डिवीजन खत्म होगी यहां पर इस पॉइंट में, और दो अलग अलग यूग्लिना तैयार होंगे। तो अगर आपका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो उसे बोल सकते हैं आप ट्रांसवर्स, अगर आपका एक्सिस वर्टिकल है तो उसे बोल सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल। आगे समझ में, एक सिंपल में आप लाइन भी मार सकते हो ऐसी, हॉरिजॉन्टल लाइन टी, वर्टिकल लाइन एल, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल। देन ये तो होगा बाइनरी यानी कि एक का दो होना, दो का चार होना ऐसे। Binary fission is usually performed by the living organism during favorable condition, that is availability of abundant food material. मगर जो बाइनरी फिजन होता है, जब उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाना मिलता है, वही उसी वक्त वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जब उनको ही फूड नहीं मिलता है तो उस वक्त रिप्रोडक्शन नहीं करते। देन नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन की क्या बात है देख लो अभी। एक से बहुत सारे जन होना, अगर बाइनरी होगा तो एक से दो बन जाते हैं, मगर एक से मल्टीपल हो जाना यानी कि मल्टीपल फिजन। फिजन यानी कि डिवीजन। Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. अब मल्टीपल फिजन कौन करता है, तो अमीबा और ऐसे ही बहुत सारे प्रोटिस्ट। अमीबा stop the formation of pseudopodia and thereby movement whether there is a lack of food or any other type of adverse condition. तो पहले तो अमीबा क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, उसका लोकोमोशन का ऑर्गन, जिसके वजह से वो मूवमेंट करता है। तो अमीबा इस सूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद कर देता है। अब अगर उसके लेग्स, मान लेते हैं लेग्स मूवमेंट का ऑर्गन है, यानी कि एक सीधी भाषा में लेग्स अगर फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो एक जगह पर ही रुक जाएगा। अब ऐसी कंडीशन कब आती है, एक तो उसके पास अगर फूड नहीं है, नहीं तो एडवर्स कंडीशन, बहुत ही बुरे हाल है ऐसे एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा सकता। इट बिकम राउंडेड, वो राउंडेड बन जाता है एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करता है, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। व्हाट इज अ सिस्ट? अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिस्ट के बारे में और कुछ बातें बताऊंगा ये होने के बाद। सच इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड यानी कि जिसके अराउंड सिस्ट बनी हुई है, ऐसा अमीबा। इंसिस्टेड अमीबा यानी कि एक अमीबा जिसके अराउंड सिस्ट बनी हुई है, कवरिंग बनी हुई है, और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट। मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट, और इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, एक सिस्ट है, मेनी न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। किस कारण हो जाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? अब देख लो, हमने माइटोसिस में देखा था कि कौन कौन से अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो उसमें हमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन था, आपको न्यूक्लियर डिवीजन, और सेकेंड था हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अगर आपको एक बातें नहीं समझ में आ गई तो आप वहां से माइटोसिस, मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो चेक कर लो।
and thus many amoebulae are formed. They remain in state till there are adverse conditions. अब इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होने वाले अमीबास तैयार हो चुके हैं और कब तक ये रहेंगे अंदर ही, जब तक एडवर्स कंडीशन है, खराब कंडीशन है उनके लिए। सिस्ट ब्रेक ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब अच्छी कंडीशन आती है एनवायरमेंट में तब ये सिस्ट ब्रेक आउट हो जाएगा, ये आउटर कवरिंग टूट जाएगी एंड मेनी अमीबाई आर रिलीज, और बहुत सारे अमीबाज उस सिस्ट के बाहर आते हैं। ऐसा होता है मल्टीपल फ्यूजन का अमीबाज का रिप्रोडक्शन। ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन। अब नेक्स्ट पेज पर देख लो, थर्ड असेक्सुअल मेथड बड़ी। ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट, मार्केट में ड्राई ईस्ट पाउडर मांग लो, मिल जाएगी। टेक 50 ml ल्यूक वार्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा गर्म किया हुआ ऐसा पानी ले लो 50 ml। एड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर एंड 10 ग्राम टेबल शुगर टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर। तो आपको 5 ग्राम ईस्ट डालनी है वो पाउडर और 10 ग्राम टेबल शुगर यानी कि खाने की शुगर हमें डालनी है। Keep the flask in a warm place and after 1 hour take a drop that mixture on a clean glass slide. लगभग 1 घंटे तक वार्म प्लेस, जहां पर थोड़ी गर्म जगह होगी, सनलाइट आती रहेगी, नहीं तो थोड़ी सी गर्म जगह कहीं पर भी होगी, वहां पर आप रख दो। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें क्या करना है, उस वाटर में से एक ड्रॉप हमारे ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। यू विल सी दैट द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग। अब इस सेल क्या करती है, तो बडिंग दिखाई देगी, ऐसी देख लो, ऐसी छोटी छोटी होती हुई चेन। अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल्स, यानी कि एक बहुत बड़ा पेरेंट होता है, देख लो 1 मिनट दिखा देता हूं। एक पेरेंट बन जाता है, पहला ए वाला पेरेंट, इसको क्या होता है, तो थोड़ा सा ये बल्ज आउट, बल्ज इन हो जाता है, थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो इसको ये नई बर्ड आ गई, यहां से ए सेपरेट हो गया, इसको ही ज्वाइंट में रहता है मगर ये सेपरेट पोर्शन दिखाई देता है। अब इसको ए अडल्ट होता है, पहले तो ऐसा था बराबर, फिर क्या हो गया, इसको भी बर्ड आने चालू हो गई, तो उसके आगे एक छोटी सी बर्ड, देन उसके आगे छोटी सी बर्ड, ऐसे छोटी छोटी बर्ड तैयार होती जाएंगी। ऐसे बर्डिंग आपको नजर आएगी ईस्ट में। Asexual reproduction occur by budding in yeast is a unicellular fungus। तो ईस्ट क्या है, यूनिसेल्युलर फंगस होती है, इसमें बडिंग हमें नजर आती है। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई देख लो, ये एक न्यूक्लियाई था, बीच में नॉच तैयार हो गया और 2 अलग अलग, यहां पर एक न्यूक्लियस और यहां पर एक न्यूक्लियस तैयार हुआ बाय माइटोटिक डिवीजन, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, और इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरेंट सेल। जो पहले वाली सेल होती है उसे हम बोलते हैं पेरेंट सेल। द स्मॉल बल्ज अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ पेरेंट सेल, और पेरेंट के यहाँ पर यहाँ पर एक स्मॉल छोटा सा बर्ड दिखाई दे रहा है, छोटा सा हिस्सा। दिस बल्ज इज एक्चुअली बर्ड, जो बल्ज नजर आ रहा है वही उसकी अगली बर्ड होती है, यानी कि ऑफस्प्रिंग बोलो। One of the 2 daughter nuclei enters this bird। अब इस बर्ड में ये दो देख लो, 2 यहां पर उसका सेपरेशन आउट हो गया, तो इस बर्ड में एक न्यूक्लियाई चला जाएगा, पेरेंट के पास एक न्यूक्लियाई रह जाएगा। तो एक पेरेंट से कितनी डॉटर बन गई, 2 डॉटर बन गई, एक यहां पर एक यहां पर। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, जब अगले वाली न्यू बर्ड की जब सफिशिएंट यानी कि वो अडल्ट हो जाएगी, देख लो, बर्ड सेपरेट द पेरेंट से, तो ये ऐसी चेन बन जाएगी और एक बार क्या हो जाएगी, इसकी पूरी ग्रोथ हो जाने के बाद ये पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, और वो इंडिपेंडेंट रहने लगेगी, इसे बोलते हैं हम बड़ी। तो जो हमारा टॉपिक था आज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेनली, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
समझ में आ चुकी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।